चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे शुरुआत करते हैं और उस दिलचस्प पुरातात्विक सफर पर चलते हैं जिसने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। हम बात कर रहे हैं हमारे शुरुआती पूर्वजों यानी अर्ली होमिनिड्स की। कैसे वे आग से डरने वाले जीवों से बदलकर उसे मानवता की पहली सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति के रूप में इस्तेमाल करने वाले बन गए। सच कहूं तो ये सिर्फ ठंड से बचने या गर्मी पाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे अस्तित्व और शरीर के बदल जाने की कहानी है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आग का उपयोग करने और उसे बनाने के बीच का अंतर। फिर हम एक पुरातात्विक समय रेखा देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक नवाचारों की। फिर हम मशहूर कुकिंग हाइपोथेसिस को समझेंगे और अंत में जानेंगे उन जैविक और विकासवादी परिवर्तनों के बारे में जिन्होंने सचमुच हमें इंसान बनाया। भाग 1, आग का उपयोग बनाम निर्माण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर। इस पूरे सफर को समझने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आग का उपयोग करना और आग बनाना ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जरा सोचिए, शुरुआती इंसानों ने संभवतः लाखों वर्षों तक सिर्फ प्राकृतिक आग पर ही भरोसा किया। कहीं बिजली गिरी या जंगल में आग लगी तो उन्होंने बस उस आग को संभाल लिया। लेकिन अपनी मर्जी से चकमक पत्थर या पाइराइट से चिंगारी पैदा करना, ये एक ऐसी कला थी जिसे सीखने में उन्हें एक बहुत लंबा समय लगा। आग पर नियंत्रण पाना कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। ये कई चरणों वाली एक लंबी प्रक्रिया थी। पहले तो हमारे पूर्वज सिर्फ जली हुई जगहों पर जाकर बचा खुचा भोजन ढूंढते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे सुलगते हुए अंगारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना सीखा। उसके बाद उन्होंने अपने बेस कैंप में बाकायदा चूल्हे बनाए और अंत में जाकर कहीं घर्षण या पत्थरों की चिंगारी से अपनी खुद की आग बनाना सीखा। भाग 2, पुरातात्विक समय रेखा, राख के निशानों की खोज। वैसे तो कई दावे हैं जो कहते हैं कि इंसान 2 मिलियन साल पहले से आग का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारी समय रेखा उन मील के पत्थरों को दिखाती है जो पूरी तरह से पुष्ट हैं और जिनके पक्के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अब वंडरवर्क गुफा के ये सबूत सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख साल पहले शुरुआती इंसान प्राकृतिक जंगल की आग से बहुत दूर गहरी गुफाओं के अंदर आग ले जा रहे थे और उसे जलाए रख रहे थे। यह साबित करता है कि वे आग को कंट्रोल करना सीख गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। लेकिन अगर हम आग बनाने की बात करें तो इसके सबसे ठोस सबूत हमें लगभग 4 लाख साल पहले मिलते हैं। बर्नहम में जो साक्ष्य मिले वो दिखाते हैं कि शुरुआती निएंडरथल्स सिर्फ चिंगारी पैदा करने के लिए आयरन पाइराइट जैसे खास खनिजों को ढूंढने के लिए मीलों लंबा सफर तय करते थे। मतलब वे आग की अहमियत को पूरी तरह समझ चुके थे। भाग 3, सांस्कृतिक और सामाजिक नवाचार, सभ्यता की चिंगारी। एक बार जब आग पर पक्का नियंत्रण हो गया तो इंसानों के लिए मानव अवसरों का पिटारा खुल गया। आग सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं थी, ये उनका पहला असली इंजीनियरिंग टूल बन गई। इसका इस्तेमाल लकड़ियों को सख्त बनाने और पत्थर के हथियारों को धारदार करने के लिए किया जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, आग ने उन्हें खूंखार शिकारियों से बचाते हुए ठंडे इलाकों में भी जिंदा रहने की ताकत दी। जरा इस बदलाव को देखिए। आग से पहले हमारे पूर्वजों की जिंदगी सूरज की रोशनी तक ही सीमित थी और रात को जान बचाने के लिए पेड़ों पर सोना पड़ता था। लेकिन आग के बाद कृत्रिम रोशनी ने उनकी सर्केडियन लय को पूरी तरह बदल दिया। अब वो जमीन पर सुरक्षित सो सकते थे, चूल्हे के चारों तरफ बैठकर देर रात तक समय बिता सकते थे। और यही वो वक्त था जब गहरे सामाजिक बंधन बने और शायद जटिल भाषा की शुरुआत हुई। भाग 4, कुकिंग हाइपोथेसिस, मस्तिष्क को ऊर्जा देना। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मानवविज्ञानी रिचर्ड रैंगम द्वारा काफी हद तक लोकप्रिय किया गया ये कुकिंग हाइपोथेसिस एक बहुत ही तगड़ा सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खाना पकाना वो जादुई चाबी थी जिसने हमारे पूर्वजों को पिछली सभी चयापचय यानी मेटाबॉलिक सीमाओं को तोड़ने में मदद की। पके हुए खाने से उन्हें इतनी अतिरिक्त ऊर्जा मिली जिसने एक बड़े दिमाग के विकास को मुमकिन बना दिया। इसके आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। विज्ञान हमें बताता है कि स्टार्च और फाइबर वाले खाने को सिर्फ गर्म करने भर से हमारे शरीर के लिए उसकी कैलोरी लेने की क्षमता 12 से 35% तक बढ़ जाती है। कच्चे खाने को चबाना और पचाना बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वहां तो असर और भी जबरदस्त है। मांस को पकाने से उससे मिलने वाली ऊर्जा के अवशोषण में 45 से 78% तक का भारी सुधार होता है। अचानक से कड़े और मुश्किल से पचने वाले प्रोटीन एक हाई क्वालिटी सुपर एफिशिएंट ईंधन में बदल गए।
भाग 5 जैविक और विकासवादी परिवर्तन, मानव शरीर का पुनर्गठन। अब जब खाना पचाना इतना आसान हो गया था तो हमारे शरीर की बनावट का बदलना तय था। पकाने से पहले कच्ची जड़ों और पौधों को चबाने के लिए विशाल जबड़ों और बड़ी आंतों की जरूरत होती थी, लेकिन पके हुए भोजन के साथ उन विशाल दांतों और बड़े पाचन तंत्र की कोई जरूरत ही नहीं रही और विकास की प्रक्रिया में वे धीरे धीरे सिकुड़ते चले गए। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? पाचन तंत्र छोटा हो गया, जिससे ढेर सारी मेटाबॉलिक ऊर्जा बच गई। शरीर ने उस बची हुई ऊर्जा को एक बड़े और ज्यादा ऊर्जा मांगने वाले अंग की तरफ मोड़ दिया, यानी हमारा दिमाग। इसके साथ ही आग के पास जमीन पर सुरक्षित सोने की वजह से पेड़ों पर रहने की जरूरत खत्म हो गई, जिसने 2 पैरों पर सीधे चलने की क्षमता को तेजी से बढ़ाया। कुकिंग हाइपोथेसिस सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन विज्ञान में सवाल पूछना बहुत जरूरी है। कई बड़े मानव विज्ञानी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं और वे पुरातात्विक समय रेखा में एक बड़ी विसंगति की ओर इशारा करते हैं। आइए उनके तर्क को भी निष्पक्ष रूप से समझते हैं। आलोचकों का कहना है कि होमो एरेक्टस जैसे पूर्वजों के दिमाग का आकार बहुत पहले ही बड़ा हो चुका था, जबकि पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप और मध्य पूर्व में, रोजाना चूल्हा जलाने के पक्के सबूत लगभग 2.5 लाख साल पहले ही आम हो पाए थे। तो टाइमिंग थोड़ी मेल नहीं खाती। इस तर्क को और मजबूत करने के लिए चूहों पर किए गए कुछ अध्ययन दिखाए जाते हैं। ये बताते हैं कि कच्चे मांस और पके हुए मांस से लगभग एक जैसी ही ऊर्जा मिलती है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पकाना नहीं, बल्कि शिकार करना और मांस खाना शुरू करना ही वो पहला ट्रिगर था जिसने दिमाग को बढ़ने के लिए जरूरी कैलोरी दी थी। अब भले ही अकादमिक दुनिया में इस बात पर बहस होती रहे कि कौन सा बदलाव पहले आया, एक बात बिल्कुल साफ और अविवाद है। आग पर नियंत्रण पाना एक ऐसा जादुई मोड़ था जिसने शुरुआती इंसानों को बाकी सभी जानवरों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। इसी ने हमें अपने पर्यावरण को अपने हिसाब से ढालने की ताकत दी। प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर का ये कोट आज के हमारे पूरे एक्सप्लेनर का बेहतरीन निचोड़ है। तुरंत आग पैदा करने की क्षमता कोई मामूली हुनर नहीं था, ये मानव समाजशास्त्र की नींव थी। इसी से हमारा दिमाग विकसित हुआ और शायद इसी आग की रोशनी में हमारी पहली भाषा ने भी आकार लिया। और अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक प्राचीन अलाव हमारे शरीर और हमारे समाज को इतनी जड़ से बदल सकता है, तो आज की आधुनिक तकनीक हमारे भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीव विज्ञान को खामोशी से कैसे बदल रही है? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा।